बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज हमें देखे बहुत अच्छे से हुआ होगा। और बाकी तूफान की क्या सूरत है? मैंने सोचा आपसे आगे तूफान टकरा गया है गुजरात के साहिल से, लेकिन उसका मुकम्मल लैंडफॉल नहीं हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि अरेबियन सी में ये आने वाला जो तूफान है, जिसे बीपर जोआई कहते हैं, इसने पूरे 9 दिन का तवील सफर तय किया। और अब तक जो रिसेंट हमारे सामने हिस्ट्री आई है, लाइक 75 सालों की, 80 सालों की, उसमें ये सबसे तवील तरीन सफर इस तूफान ने तय किया है। अब देखना यह है कि इसके असरात मजीद क्या होते हैं। बारिशों की पेशगोई की गई थी क्योंकि इसके टकराने के बाद जो मुख्तलिफ इलाके हैं, साहिली पट्टी है, वहां पर बारिश होंगी, बारिशें हो रही हैं, लेकिन जिस किस्म की बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी वो भी नहीं हुई है। अच्छा, वैसे कराची की हद तक तो बात करें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, सिवाय ये है कि गर्दालूद हवाएं चलने के, थोड़ा सा मौसम मोतदिल रहने के। लेकिन मसला दरअसल ये है कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कल दोपहर में हमने गर्मी भी देखी, आज देखेंगे कि सूरत हाल क्या रहती है। दूसरा ये है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया कि साइक्लोन है, तो एक सवाल बड़ा जहन में उठता है कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली ये सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं एक ही जैसे, लेकिन किस इलाके में ये डेवलप हो रहे हैं। अगर इस साइड पे, पैसिफिक साइड पे और एशियन साइड पे अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो उनको साइक्लोन कहा जाता है, उधर अमेरिका की तरफ उनको हरिकेन्स कहा जाता है, फिर थोड़ा सा और अटलांटिक की तरफ चले जाएं तो उनको टाइफून्स कहा जाता है। तो ये बेसिक सी डिस्टिंक्शन है, बाकी कोई फर्क नहीं है। सियासी टाइफून आ गया, सियासी टाइफून कल कराची में आ गया। मेयर कराची मुंतखब हो गए मुर्तजा वहाब, लेकिन जिस तरीके से सूरत हाल बनी वो सबके लिए बड़ी हैरान कुन है। और जमात इस्लामी के बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कहते हैं हमारे पास नंबर ज्यादा थे और जिन्हें आना था वो नहीं आए गए। सिराजुल हक साहब कहते हैं उनको आने नहीं दिया गया। तो ये तमाम तर मामला तो थे, सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज हस्बे मामूल। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब मेयर कराची की चेयर पर बैठ गए। जीत की खुशी में जियालों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। मुर्तजा वहाब भी खुशी में झूम उठे, कहा नईम भाई कैसा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं कि 31 लोग गायब किए गए, उनके बगैर इंतखाब कबूल नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। आर्ट्स काउंसिल के बाहर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे पर पथराव, डंडों से हमला, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस और रेंजर्स ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तूफान भारतीय गुजरात के साहिल से टकरा गया। तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश, दरख्त उखड़ गए। पाकिस्तानी साहिल पर खतरा टला नहीं, समंदर में तूफानी। कराची, ठट्टा, केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। तो बात हो रही है तूफान की, जो कि टकरा गया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, टला नहीं है। मुकम्मल लैंडफॉल का सिलसिला जारी और इसके असरात जी क्या रहेंगे ये भी हमारे सामने है। तो बहिरा अरब में 9 रोज तक रहने वाला खतरनाक समुद्री तूफान बीपर जोआई बिल आखिर साहिल से टकरा गया। शदीद साइक्लोन भारतीय गुजरात पर लैंडफॉल किया और उसके बाद पाकिस्तानी साहिली पट्टी पर असरअंदाज हुआ। केटी बंदर है, ठट्टा है, बदीन है समेत ये साहिली इलाके हैं जहां शदीद बारिशें जारी हैं। और हमने देखा तूफानी हवाओं के बायस जो दरख्त हैं वो उखड़ गए, कई मकामात पर बिजली के पोल गिरे। कैटेगरी 1 की शिद्दत का तूफान इस वक्त जुनूब मशरकी सिंध और भारतीय रियासत गुजरात में मौजूद है। तूफान के मरकज में 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 10 से 12 फीट लहरें। जी, आप सोचिए कि क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी रही और एवरीबडी इज कंसर्न, हर कोई परेशान था, लेकिन एक्शन प्लान मौजूद था, तैयारियां इस हवाले से चलती रहीं। लेकिन जाहिर है कि इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर, उससे आप निमट तो नहीं सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तैयार कम से कम नुकसानात से बचने के लिए कर सकते हैं कि जानी नुकसान कम से कम ना हो। अच्छा, अब यह है कि जो मुतासरा इलाके हैं उनमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 मिलीमीटर तक अब भी ये तवक्को है कि बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जिस तरह से सदफ ने तस्करा किया कि 9-10 दिन इस तूफान का सफ़र जारी रहा और हम लम्हा ब लम्हा कोशिश कर रहे थे कि आपको आगाह रखें इससे मुताल्लिक।
तो ये सबसे तवील और मुसलसल बारिश बरसाने वाला ये तूफान है। तो बहरहाल अब इसकी एंटिसिपेशन देखते हैं। कराची में वैसे कोई बारिश बूंदाबांदी हल्की फुल्की मुख्तलिफ इलाकों में, और ये कहा था क्लाउड बर्स्ट होंगे, स्कैटर्ड इलाकों में होगा, तो ये अभी तक हमारे सामने प्रेडिक्शंस हैं जो कि मैट ऑफिस ने की थी। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आती हैं कि वहाँ बूंदाबांदी हुई और तेज हवाएं चली। तो हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। ये जो बिजवाए है इस हवाले से एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, इंडिया की जो टेलीविजन रिपोर्टिंग है इस हवाले से आपने देखी, आपके देखने का इत्तेफाक। मतलब वहाँ स्टूडियो में एंकर खड़ी है अम्ब्रेला लेके एंड शी वाज बिहेविंग लाइक कि तूफान वहीं आ गया है, क्योंकि पीछे जो उनके वॉल है ये वो अच्छा ये तो टेक ऑफ कर रहा है जी। ये आप अच्छा, ये टेक्नोलॉजी वैसे पाकिस्तान में भी कई जगह यूज होती है। ये आप ये देखें, बस सब आप छोड़ दें अशफाक, ये देखें और जिस तरीके से इस एंकर ने अपनी जो फराइज निभाए, मतलब मैं इस एक्टिंग पे ऑस्कर अवार्ड दे दूं तो कम है। मतलब ये आप चेक करें, ले जैसे लोगों को नहीं मालूम कि भाई स्टूडियो में कैसे तूफान आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी जब वर्चुअल जो उसको यूज किया जाता है तो उसके अंदर काफी ड्रामेटाइज किया जाता है। इतना जी जी, इतना ही। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह सूरत हाल रही है। लोग हेलीकॉप्टर में बैठते भी रहे हैं, सफर भी करते रहे हैं और फिर इस तरह से काफी सारी चीजें होती रही हैं। What is this? ये भी सदफ ये होता रहा। अच्छा, but I don't know. We are living in 2023 and बट ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ बात ये है कि पीपल आर नॉट स्टूपिड, उन्हें पता है कि बंदा नहीं जा रहा और बाकायदा यूनिफॉर्म्स वगैरह पहना के काफी सारी चीजें की जाती है। ये तो खैर जी भारत ने किया है। तो और हमारे यहाँ से भी कुछ ऐसी रिपोर्टिंग हुई है कि एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते करते पानी में गिर गए और उन्होंने फिर दोबारा पानी में से सर निकाल के। वो भी इंडिया का ही था। अच्छा, वो भी इंडिया, ये जो अभी 2-3 दिन पहले चल रहा था ना, वो इंडिया का ही था। तो फिर बड़ा कमाल है भाई। तो खैर अब जो रिपोर्टर डेडिकेशन सही डेडिकेशन कर रहे हैं। हाँ, ये इंडिया की कहां है? ये भी इंडिया का ड्रेस से तो नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, कमीज सलवार पहन लेते। अभी अल्फाज सुनिएगा ना जो ये बोलते हैं। रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है, कितना नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा। जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये गहरा पानी, आज जितना पानी गहरा है और पानी की शर्कत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए पानी की लहर इतनी हो गई है कि यहाँ पर आज भी लोगों को तूफान का मसला चल रहा है। और मैं आपको किश्ती के पास चल के बताता हूँ कि ये किश्ती की लहर देखे आप, और थोड़ा सा आवाम आपको नजर आ रहा होगा, पब्लिक यहाँ पर चल रही है और मेरे साथ यहाँ पर कैमरामैन आपको बताएगा कि पब्लिक बैठी हुई है। और यहाँ पर अच्छा, एक चीज में सदफ मैंने क्यों कहा, बेसिकली मैं आपको सुनवाना चाह रहा था लेकिन आप शायद जैसे ही वो पानी में कूदा उसने कहा कि आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही पानी चढ़ना शुरू हुआ है तो आप पानी की श्रद्धा को देखें कि पानी की श्रद्धा कितनी है। अब हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी कोई आज भी समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा किश्तियां यहाँ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने अपना काम रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि पानी कितना गहरा है और कितना नीचे तक जाना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा। जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये गहरा पानी, आज जितना पानी गहरा है और पानी की शर्कत इतनी हो गई है कि यहाँ पे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बगैर किसी प्रॉप के, बगैर किसी वर्चुअल इफेक्ट के, ये होती है जी क्रिएटिविटी। लेकिन वी डू नॉट एडवाइज, लेकिन आपको हम एडवाइस नहीं करेंगे, ऐसा ना करें, खतरनाक है। आपकी तनख्वाह से ज्यादा माइक और वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और फिर दूसरा ये कि आपकी ये तो तैरना आता था ना हमारे भाई को, जाहिर है कि मेरे जैसा बंदा तो कूदेगा ही नहीं। अगर आपने वायरल होना है तो प्लीज ऐसी हरकतें। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं। इशरत खान काफी देर से मुंतजर हैं और वो कह रही है कि भाई मैं तो सही रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मैं तो काफी समंदर से दूर खड़ी हूँ, तो आप मुझे क्यों इंतजार करा रहे हैं। तो ये उनके चेहरे पे शिकवा। और अब देखें तूफान आने का खदशा है तो इशरत बिल्कुल दूर खड़ी है समंदर से। मतलब तो साहिल पे तूफान आना है और इशरत के चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून है। आप अंदाजा करें। और हम स्टूडियो में बैठ के परेशान, हम स्टूडियो में परेशान है। इशरत कैसे आप मैनेज कर रही है इस सिचुएशन को? हाउ आर यू इशरत? फाइन। सदफ, तूफान चूंकि कराची से दूर चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए शायद मैं रिलैक्स हो गई हूँ और अब पानी से दूर भी हूँ कि पानी तो आएगा ही नहीं।
चूंकि तूफान की अब बात की जाए बिपरजॉय की, तो वो भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से लैंडफॉल कर गया है। अगर हम कराची की बात करें या ठट्टा की या केटी बंदर की बात करें, तो केटी बंदर से 125 किलोमीटर के फासले पर तूफान मौजूद है, जबकि ठट्टा से 130 किलोमीटर के फासले पर, चूंकि कराची से दूर होता चला जा रहा है, तो 220 किलोमीटर के फासले पर तूफान मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तूफान है ये शाम जो है वो कमजोर होकर पहले साइक्लोनिक तूफान और फिर शाम तक डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाएगा और आज बारिश का भी इम्कान है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो कराची से दूर होता चला जा रहा है, अब कराची का वो माहौल नहीं है। गर्मी की थोड़ी सी तपिश में इजाफा हो रहा है। बादल जरूर है, ग्रे बादल है, लेकिन वो चीज नहीं है जो पहले पिछले 2-3 दिनों में थे। साथ साथ आपको बताऊं, तूफान के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि झक्कर जो है वो 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। इस वक्त चूंकि मैं साहिल समंदर पे मौजूद हूँ, लहरें पिछले 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस अंदाज से नहीं है। देखिए, पानी पहले यहाँ तक आता था, पानी बिल्कुल पीछे है। लहरों में भी थोड़ा सा सुकून आ गया है, जो नॉर्मली है वैसा सुकून नहीं है। लेकिन आज जो वेदर है कराची का, इस वक्त का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वैसे आपने सही मेंशन किया, बिकॉज हम आपसे जब 2 दिन पहले बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले, तो काफी मुश्किल था और बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें थी। अब जरा हम देख रहे हैं आपके पीछे काफी पुरसुकून माहौल है, लहरों की बात में कर रही हूं, और हवाएं भी उस शिद्दत आपको याद है कि वो जब 2004-5 में सुनामी का इवेंट हुआ था, तो उससे पहले क्या था कि पहले वो पानी पीछे ही जाता है, फिर उसके बाद आगे आता है। तो एट टाइम्स ये भी एक फिनोमेना होता है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये सिचुएशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ना हो, क्योंकि सुनामीज आर डिफरेंट, वो होते हैं अर्थक्वेक्स के नतीजे में। दिस इज डिफरेंट, दिस इज अ हरिकेन, साइक्लोन। तो यहाँ पर 9 दिन का तवील सफर तय करके लैंडफॉल करके उसने फिर डिसिपेट ही होना था। क्यों इशरत? बिल्कुल ऐसा है। आप देख लें कि वो जिस अंदाज से चला था, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि शदीद नौयत का तूफान है, लेकिन उस नौयत का तूफान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कल से ही वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था और यही कहा जा रहा था कि अब उसकी जो शिद्दत है वो उस अंदाज से नहीं है। टकराएगा वो वहीं केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिली पट्टी के दरमियान वाले हिस्से में। लेकिन इस वक्त जो है वो तूफान की अगर लोकेशन आपको बताऊं तो वो जो भारतीय गुजरात है वहाँ लैंडफॉल कर गया है, लेकिन उस नौयत का नहीं है जिस नौयत का स्टार्टिंग से बताया जा रहा था। अब तूफान चूंकि कमजोर हो गया। अच्छा इशरत, आप हमारे साथ ही रहिएगा, और क्योंकि यू हैव बीन सो ब्रेव, आपने यहाँ से रिपोर्टिंग की ऐसे टाइम में भी की जब बड़ी वार्निंग, सख्त वार्निंग थी। तो इशरत की ही हम आपको जरा फुटेज दिखाते हैं कि पिछले दिनों जब शदीद नौयत का तूफान था तो वो किन हालात में, ये देखें। वैसे ये जगह मुख्तलिफ समंदर का भी इम्कान है इसी तरह जो अब आपने देख लिया है कि समंदर कितनी तेजी के साथ बिखरा हुआ है और पानी खूब आने इसी तरह जो अब आपने देख लिया है कि समंदर कितनी तेजी के साथ बिखरा हुआ है। इशरत, हाउ डिफिकल्ट इट वाज। अभी हमने आपकी फुटेज दिखाई है, पानी आपके चेहरे पर आ गया था, इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी। बहुत सदफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल था उन दिनों, और पानी से भी ज़ाहिर डर लगता है। पानी हो, हवा हो या आग हो, उससे थोड़ा सा डर तो लाजमन लगता है। काम पहले करना है, वो लाजमन करना है, तो इसलिए हम खड़े हो जाते थे। अच्छा, उन दिनों ये था कि चूंकि तूफान की शिद्दत ज़्यादा थी तो वो हम पानी से जितना बचते थे पानी उतना करीब आता था। और मैं सेफ होकर अपने आप को खड़ा किया। मेरा यही हमेशा यही होता है कि न्यूज़ बनाओ, न्यूज़ ना बनो। तो हमने अपने आप को सेफ खड़ा किया, लेकिन पानी ने कहा कि आज हम आपको लाजमन न्यूज़ बनाएंगे। और एकदम वो जब आया तो मैं खुद थोड़ी सी परेशान हो गई कि पानी कैसे आ गया। और इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि आप 8, 10 या 12 फीट ऊंची उसे लहरों को बोल सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, बड़ा नेचुरली आपने वो देखा। जगह भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन बहरहाल यू फेस्ड इट ब्रेवली। और बहरहाल देखिए अपना जबरदस्त तरीके से उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि हमारा काम है न्यूज को रिपोर्ट करना। न्यूज मेकर्स तो हम नहीं हैं। लेकिन ये है कि जब तूफान था तो जाहिर है सब डरे हुए थे, दुआएं मांग रहे थे। अब तूफान जरा थम गया है तो थोड़ा सा लोग इसको लाइटर साइड पे भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखें तूफान क्यों टल गया। सुने आप, तूफान क्यों टल गया, इसलिए टल गया और नहीं आया। तूफान ने देखा यार कराची वालों के मसले इतने ऑलरेडी इतने परेशान है, मैं जाके इन्हें और परेशान करूं। काफी फिल्टर आप कर रही हैं। उसने अपना रुख मोड़ लिया।
क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको काफी फिल्टर भी कर रही हैं आप इसको। यस, तो ये तमाम तरजीह मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा ऑलरेडी इतने मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, तो प्लीज जरा हम कहीं और। अच्छा जी, लेकिन समंदर बहरहाल बिखरा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूरत हाल है। हॉक्स बे की अगर हम बात करें तो वहां पर हिफाजती बंद पानी ने तोड़े और कई हट्स और रेस्टोरेंट्स भी ज़ेर-ए-आब आए और इंतजामिया ने दफ़ा 144 के तहत जो रास्ता था साहिल जाने का वो तो बंद किया हुआ है। तो मजीद इससे मुतालिक हमें आगाह कर रहे हैं अफजल खान। देखिए, बहरे अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात कराची की समुद्री हुदूद में भी देखे जा सकते हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो समंदर है उसमें मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। यही वजह है कि जो साहिल पर हिफाजती दीवारें बनाई गई थी, उन दीवारों को ये जो पानी है, पानी की लहरें हैं, मुसलसल तोड़ते हुए दूर निकल गई हैं और इस वक्त साहिल के बाहर का जो इलाका है, जो एरिया है, वो ज़ेर-ए-आब आ गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स कायम थे, वो इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर भी जो समंदर का पानी है वो पहुंच चुका है और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दफ़ा 144 के तहत यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। शहरियों को किसी भी किस्म की पिकनिक मनाने या समंदर में नहाने या कोई और तफरी करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो सड़कें जो इस साहिल की तरफ आ रही हैं उन्हें कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया रोनुमा ना हो। कई हट्स ऐसे हैं जिनकी हिफाजती दीवारें टूट गई हैं, जिसके नतीजे में हट्स के अंदर पानी दाखिल हो गया है। तो मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है और मुसलसल जो पानी की सतह है वो बुलंद होती चली जा रही है और इसी को पेश नज़र रखते हुए इंतजामिया ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जी अच्छा, कराची वालों का थोड़ा सा मसला ये है अशफाक के उनको जब कहा जाता है ना कि आपने सी व्यू नहीं जाना, वहाँ दफ़ा 144 का नफाज है, खतरनाक है सूरत हाल, वो वहाँ पहुँच जाते हैं जी। हर रुकावट, हर मुश्किल अबूर करके चले जाते हैं। और जब हमसे कहा जाए आपने पहुंचना है किसी भी जगह पे या सी व्यू पे कहीं पहुंचना है, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल बात यह है कि उनको कहेंगे वहां पर उनको बता दिया जाए कराची के अवाम को कि वहां पर भाई ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप लगाया हुआ है। सिंध हुकूमत अब ये कर देती ना, सारे लोग गायब। अच्छा, उसकी रीजन वो ये कहेंगे हुकूमत ने हमारा इतना खून चूस लिया, हम क्यों खून दे? भाई ये वो वाला खून नहीं है, वो मिसाल महावरतन कहा जाता है जी। तो जरा कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें भाई। अच्छा जी, समंदर वैसे जाहिर है कि बहुत से लोगों का रोजगार का बाइस भी बनता है। जाहिर है माहीगीर हैं, मछेरे हैं, ये जाते हैं समंदर में, वहाँ से मछलियाँ जब पकड़ी जाती हैं मुख्तलिफ तरह तरह की, तो उससे वो अपना रोजगार कमाते हैं और कभी कभार जैकपॉट भी लग जाते हैं। लेकिन अभी माहीगीरी पर पाबंदी है तो उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं और उन्होंने इमदाद की अपील भी कर दी है हुकूमत से। बिकॉज आप वहाँ पर जाके देखें ना तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया आबाद होती है और यहाँ पर प्रॉफिटेयरिंग काफ़ी होती है। अब तो जाहिर है कि काफ़ी मालूमात भी इस हवाले से अवेयरनेस भी आ गई है, लेकिन पहले बहुत प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था। वहाँ पर किसी और रेट में चीज़ें मिलती थी जो हमारे दोस्त फिशरीज या इन इलाकों में जाके अगर कभी उन्हें खरीदने का इत्तेफाक हुआ, और शहर की मार्केट्स में बहुत फ़र्क होता था। तो जी, माशी मुश्किलात का शिकार मछेरे, इन्होंने हुकूमत से अपील कर दी है। हमारे नुमाइंदे अनवर खान इस वक्त इब्राहिम हैदरी की जमूट जेटी पर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद जान लेते हैं। तो अनवर बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? यकीनन होंगी, बट आप क्या बताएंगे ऑन व्हाट स्केल? जी देखिए, संबंधी तूफान बिपरजॉय के असरात सबसे ज्यादा जो पड़े हैं उससे मुतासर हुए हैं माहीगीर, और माहीगीर इस वक्त आर्जी तौर पर बेरोजगारी का शिकार है। फिशर फोक फोरम के जो चेयरमैन हैं उनके मुताबिक सनत से वाबस्ता माहीगीर हैं और इससे मुतालिक जो दीगर अफराद हैं वो कमोबेश सालाना 24 अरब रुपए का टैक्स अदा करते हैं। ताहम उसके बावजूद जो माहीगीर हैं उनको लेबर एक्ट के तहत बुनियादी सहूलतें नहीं दी जाती। तो इस वक्त इब्राहिम हैदरी की बात करें, मुबारक विलेज की बात करें, चश्मा गोट की बात करें, तमाम की तमाम साहिली पट्टियों के हज़ारों की तादाद के अंदर माहीगीर इस वक्त इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पर रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप लगाने के वादे किए गए थे, ताहम इस पूरी तवील तरीन पट्टी के ऊपर जो कराची की साहिली पट्टी, हमें कहीं भी रिलीफ कैंप या मेडिकल कैंप नज़र नहीं आया। खास तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन माहीगीरों के, उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि इन्हें फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। जी अच्छा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये इंडिया के गुजरात से टकराया है, वहाँ पे लैंडफॉल हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान से जो इलाका मुतासर है वो है केटी बंदर। समुद्री तूफान बिपरजॉय से सबसे ज्यादा मुतासरा ये साहिली इलाका, यहाँ पर बादल जमकर बरस रहे हैं। मनाजिर अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आप मंजर देख सकते हैं। तेज हवाओं के 22 दरख्त उखड़े, बिजली के खंभे गिर गए हैं और मुमकिन नुकसान से बचने के लिए केटी बंदर को पहले ही खाली करवा लिया गया था और ये एक सुनसान सा अब इलाका बन गया है जहां पर आपको इंसान नजर नहीं आते हैं। तो बारिशों का सिलसिला जारी है और एजाज वारियों हमारे नुमाइंदे
हमें सूरत हाल बताएंगे। लेकिन हम केटी बंदर के हवाले से पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये पहले पोर्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समंदर आगे आता गया फिर आबादी का यहाँ से इनखला होता गया और बिल आखिर अब यहाँ पर सिर्फ मछेरे होते हैं, उनको भी यहाँ से अब इवैक्यूएट करवा लिया गया था और वो समंदर में कई कई दिन गुजारते हैं, मछलियाँ वहाँ से लेकर फिर वो कराची और दीगर मुल्क के हिस्सों में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर केटी बंदर पे जी ये कहा जा रहा था कि इसको हिट करेगा और यहाँ पे पहले से कल जो हमारे सामने मनाजिर थे ना, काले बादल छाए हुए थे, घुप अंधेरा था, ये दिन का समय था जिसमें हम केटी बंदर में मनाजिर दिख रहे थे। चलें जी, बदीन का भी तस्करा कर लेते हैं ना। बहरहाल बदीन की भी हाँ, क्योंकि वहाँ ये पर भी सूरत बिकॉज दीज एरियाज आर कनेक्टेड, कुछ कुछ फासले पे हैं और वहाँ पर भी आप देख लें कि मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। फिर अच्छा, ये सारे इलाके जिस तरह से हम कल भी प्रोडिक्शन भी कर रहे थे कि वहाँ पर बारिश होगी, अच्छा है पक्के मकानात भी हैं वहाँ पर, जो लोग वेल ऑफ हैं, लेकिन कच्चे इलाके कच्चे मकानात भी हैं। वहाँ से 90% आबादी को मुख्तलिफ इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है कि जिसके हवाले से हमें बात करनी भी चाहिए, वो ये है कि अगर उन्हें मुंतकिल किया गया तो कहाँ मुंतकिल किया गया, क्या मुंतकिल करके छोड़ तो नहीं किया गया, क्या उनकी खाने पीने का, उनकी रिहाइश का क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है, या बस और उन्हें वापसी उनकी कैसे करवाई जाएगी और कितने अरसे में करवाई जाएगी। इसी तरीके से सजावल और उसके गिरदो नवा में भी वक्फे से बारिश जारी है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं शाहबंदर, खारोचन, चौड़ जमाली और जाती के गांव बरसात और तेज हवाओं की जद में है। मुतासर इलाकों से पहली आबादी को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया जा चुका है। सो ये इलाके, अच्छा जब सैलाब आया था तो इन इलाकों में हमने देखा था बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी में डूबे रहे, अब यहाँ पर फिर ऐसी एक सूरत हाल बनी है। तो जो आबादी है यहाँ की, उसे मुसलसल इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इमेजिन करें कि ये वो सूरत हाल है जिससे एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा मुतासिर हुआ है और जैसे कि अशफाक ने भी मेंशन किया कि रिलीफ के काम तो जारी हैं, लेकिन जाहिर है जब इनकी वापसी होगी तो इनके घर किन हालत में होंगे, सब बहुत सारे जो है असरात इस पीपर जो आएंगे वो इसके बाद हम 2, 3, 4 कह लें दिन या 1-2 हफ्ते बाद हमारे सामने आएंगे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद आपको अपडेट रखेंगे मुख्तलिफ मामलात पर। चलें जी, यहाँ पर खबर आपको दें कि साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का जो मामला था, जो वाक़या पेश आया था अफसोसनाक, उस पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लिया है और सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। बताइएगा क्या हिदायत की गई है और क्या वाक़यात रहे। देखें, ये रात गए साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया था। जो नामालूम मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से लतीफ खोसा के जो दरवाजे पर और फायरिंग की गई थी, जो एक गोली है वो उनकी गाड़ी पर लगी और गैराज में भी होल बरामद हुए और घर से बाहर भी जो गोलियों के होल हैं वो मिले थे। अब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आईजी पंजाब का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके जो मुल्ज़िमान। यार मोहम्मद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो अब इस हिदायत कर दी गई है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, इस पर देखते हैं मजीद आगे क्या होता है। अच्छा जी, जैसे कि हमने बताया कि कल बीपर जॉय ही नहीं टकराया, कराची में भी एक तूफानी सी कैफियत सियासी तूफान था, सियासी तूफान। और मेयर कराची, जिसके लिए हम सब सोच रहे थे कौन होगा, तो जनाब वो मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब कराची के मेयर की चेयर पर बैठ गए और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जियाले उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने 173 और यही नंबर्स थे पीपल्स पार्टी के और उनके जो इत्तेहादी जो साथ मिल रहे थे, जिसमें PPM वोटों का फर्क था, JUI है, तो ये 173 वोट उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन जमात इस्लामी जिनके 193 थे उन्होंने 160 हासिल किए। तो जो 62 आने थे PPTI के वो नहीं पहुंच सके और उसके बाद तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा अरकान गैर हाजिर रहे। मेयर कराची के इंतखाब का मरहला गुजर गया, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान का मौकिफ नहीं बदला और हमने वो मुबारकबाद के सिलसिले भी देखे और मुर्तजा वहाब को भी देखा कि किस तरीके से खुशी मना रहे हैं। तो पहले जरा दिखा देते हैं आपको कि हाफिज नईम साहब ने क्या फरमाया। कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। मुझे अफसोस ये है कि 2 खवातीन को भी लापता किया गया। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा।
अच्छा जी, मुर्तजा साहब चूंकि कामयाब हो गए हैं तो उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई गुस्सा हाफिज साहब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, साथ मिलके काम करें। अब नहीं भाई, गुस्सा करना जो है ना अच्छी बात नहीं होती, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा छोड़िए, मिलकर काम कीजिए कि लोगों की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, हम वो काम करेंगे। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि रिलैक्स करें और अब आगे का सोचते जो अपनी अपनी जिम्मेदारी उसको निभाएं। मैं उनको फिर ये कहना चाहूँगा, आइए हमारा साथ दीजिए, मिलकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें, कराची के मास्टर प्लान के ऊपर काम करें, कराची के आवाम के जो मसाइल को हल करना है उसको संजीदगी से हल करने के लिए काम करें। जो मनफी सियासत होनी थी वो 15 जून से पहले हो गई है। अब 15 जून के बाद जो है कराची वालों को मिलकर हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब जब जीते तो उन्होंने क्या अंदाज से उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, सेलिब्रेट किया। जेस्टर आप देख सकते हैं, सहाफियों को देख के, मीडिया को देखकर जी वो काफी खुश नजर आए और दिस वाज हिज रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि वो मेयर बन गए। He was jubilant, he was very happy और जाहिर है कि क्यों ना हो। लेकिन साथ में आपको बताएं कि जी पूरे दिन जो सियासी दर्जा हरारत है कल वो काफी गर्म रहा और कराची में आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपी के कारकुनों में जो तसादुम हुआ वो मंजर भी बड़े खौफनाक थे और कई अफराद गिरफ्तार हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आज पूरे मुल्क में वो यौम सियाह मना रहे हैं और जैसे कि हाफिज नईम ने कह दिया था वो इन नताइज को नहीं मानेंगे। कहते हैं जी हम हर फोरम आजमाएंगे, चाहे वो अदालती फोरम हो, और ये चीज़ नहीं चलेगी। पीटीआई के बिकाऊ माल की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी को मिल गई, ये जी ट्वीट किया गया है और ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने। बिल्कुल जी, और जाहिर है कि मकसद यही आपको बताना, क्योंकि ये बड़ी इस हवाले से सवाल और जवाब हो रहे थे, बड़े लोग कंसर्न थे कि भाई किसके पास मेयरशिप जाएगी। अवाम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों और जाहिर है कि अगर मैंडेट किसी जमात को दिया गया है तो उस पर वो होना चाहिए, उसको ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सियासत में बहुत सी चीज़ें वैसी होती हैं जैसे आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते। अब ये 30 अरकान कहाँ गए, किधर गए, क्यों उन्होंने इनकार किया। कल हमने देखा था कि उन्होंने अपने एक लीडर भी नामजद किया था कि जो कहेंगे उनको वोट करेंगे जी, पार्लिमानी लीडर या व्हाट्सएवर। तो अब ये है कि उसके बाद सूरत हाल ये है कि 13 वोटों के डिफरेंस से ये नतीजा निकला। चलें जी, तो आप पीपल्स पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर हैं, जरा जमात इस्लामी का मजीद इस पर मौक़िफ़ जान लेते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा उसामा रजी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग टू यू। इज इट अ गुड मॉर्निंग फॉर यू उसामा भाई? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। तो सर अब क्या प्लान किया है? तो मेयर तो बन गए, डिप्टी मेयर भी बन गए, मेयर भी बन गए, तो जमात इस्लामी की क्या अब हिकमत अमली है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कराची बहुत अफसरदा है इस वक्त, इसलिए क्योंकि उस पूरे शहर कराची का मैंडेट छीना गया है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा किया गया है। तो ये जो कल का दिन था ये कराची की सियासी तारीख का एक बड़ा स्याह दिन साबित हुआ है और कराची वालों की जो पूरी ख्वाहिश थी, जो उनकी पूरी तमन्ना थी, जो उनकी उमंगें थीं, जो वो सोच रहे थे कि अब जमात इस्लामी का मेयर आएगा और पीटीआई और जमात इस्लामी की मुश्तरका इस इत्तेहाद के नतीजे में अब कराची तरक्की की तरफ जाएगा, कल उन सारे अरमानों को जो है एक नाजायज़ कब्जे के ज़रिए पुलिस और हुकूमत की ताकत इस्तेमाल करके उसको छीन लिया गया है। लोगों के ख्वाब उनसे छीन लिए गए हैं कल। और एक नाजायज़ गैर मुंतखब फ़र्द को यहाँ पर बतौर मेयर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। इसलिए इस चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा और उसके लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, फिर उसके लिए आदमी क्या प्लानिंग करे। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ पुलिस और इंतजामिया और कानून शिकनी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुंतखब नुमाइंदों को अगवा किया जा रहा है। यहाँ पे आम आदमी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा? जो लोग आवाम की राय से मुंतखब होकर आए हैं और जमहूरियत में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ उन्हीं को होना चाहिए, उन्हीं की तजलील की गई है। चलें इस पे बात भी कर लेते हैं ना, उन लोगों ने की है, इस पे बात मजीद भी कर लेते हैं, मौक़िफ़ ले लेते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वैसे भी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जी उनका मैंडेट छीना गया है, डाका मारा गया है, वो बहुत अफसरदा हैं और ऐसे में जाहिर है कि कैसे हो सकता है। आप लोगों को तो मुबारकबाद, मतलब जाहिर है कि मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर मुंतखब हो गए, लेकिन दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है, क्या कमेंट करेंगे आप? जी शर्जील साहब। मुझे आपकी आवाज, आई कैन नॉट हियर यू। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही है आपकी? आप तक
शर्जील साहब, अच्छा, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश। हम आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। उसामा रजी साहब की तरफ आते हैं। उसामा रजी साहब, ये हुआ क्या वैसे? जो 30-31 अरकान थे, मतलब क्या आप 100% यकीन से कह सकते हैं कि वो उनको आने नहीं दिया गया, या आप समझते हैं कि पोस्ट 9 में उनकी अपनी चॉइस थी, जो बड़े बड़े उनके लीडर चले गए तो वो बेचारे क्या कर सकते थे? क्या कहिएगा? देखिए, रिजर्व सीटों के लिए जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो पीटीआई की अटेंडेंस 100% थी। ये भी जो लोग हैं, इनमें से 31 लोगों को अगवा किया गया है और उसका नाम, यानी वो ग्रुप या वो ब्लॉक खुद सामने आके कुछ नहीं बता रहा, उसका पता ही नहीं है वो है कहाँ। वो ठट्टा में है, मीरपुर में है, वो लाड़काना में है, वो है कहाँ ये पता ही नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी आके ये बता रही है कि असल में पीटीआई के अंदर बड़े इख्तिलाफात थे। पीपल्स पार्टी वाले ये बता रहे हैं कि असल में पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। पीपल्स पार्टी वाले ये बता रहे हैं कि असल में जो है वो 9 मई के वाक़े के हवाले से कोई मसला हो गया है, ये हो गया है। भाई, यानी ये फॉरवर्ड ब्लॉक इस तरह बनता है? वो फॉरवर्ड ब्लॉक खुद सामने आए ना, वो बताए कि जी उसकी राय क्या है। वो तो सामने नहीं आया। जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि पहले उसमें से जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक का सदर या रहनुमा पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि हमने उनको बना दिया है, उसकी पहली वीडियो आई कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है और मुझे कुछ नहीं पता कि आइंदा मेरे साथ क्या होगा, लिहाजा मैं वीडियो के जरिए आपको मुत्तला कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। अब जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं। वीडियो आई। हमारे साथ शर्जील मेमन साहब भी मौजूद हैं, वजीर इत्तलात सिंध। शर्जील साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को बहुत मुबारक हो कि आप लोग ज़ाहिर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन गए हैं, और एक तो सूबाई हुकूमत भी आपकी, अब मेयर भी आपका, तो आई एम श्योर कि ये डिलीवर करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन दूसरी जानिब से उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा रजी साहब, और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आपके सामने है। वो कहते हैं कि जी डाका मारा गया, छीना गया हमारा मैंडेट, और इस तरह से तो ये जंगल का कानून लग रहा है उनको। योर कॉमेंट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पहले तो मैं मुर्तज़ा वहाब की, पीपल्स पार्टी की जाले की मेयर की कामयाबी की आप सबको, पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जान देखिए, जमात इस्लामी की जो ज़िद है ना, वो मासूम बच्चे जैसी ज़िद है कि जिसको पता भी है कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल भी हुआ हूँ और बोलता है कि मुझे डिग्री भी चाहिए। बात यह है कि जी नंबर की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से आगे थी। जितनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी थी, फिर पीटीआई थी, बाकी फिर JUIF और PMLN थी। PMLN और जमात इस्लामी, JUIF ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की, पीटीआई ने इनकी सपोर्ट की, जमात इस्लामी की। लेकिन पीटीआई का था ना शर्जील साहब? फिर जी मैं अर्ज कर लूँ ना कि पीटीआई का आधा धड़ा जो है, उन्होंने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। वो इसलिए वोट नहीं देंगे कि जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ FIR कटवाई थी और वो आजाद है, और उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो अगर इनको अब ये मकसद ये था कि पूरी जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से शिकवा करे थी कि हमें आप पीटीआई की वोट लेकर दें। भाई, हम आपको कैसे पीटीआई की वोट लेकर दें? हमने जरूर उनसे कांटेक्ट किया था कि हमें वोट दें, उन्होंने हमें भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो जमात इस्लामी शिकायत उनसे करे। अगर जमात इस्लामी वाले बोल रहे हैं कि अगवा हुए हैं वो लोग, तो बराए मेहरबानी कोर्टों के दरवाजे खुले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो अगवा हुए हैं, अगर 30 से ज्यादा मेंबर अगवा हुए हैं बकौल जमात इस्लामी के, तो उन 30 मेंबर्स के घर में अहले खाना होंगे, फैमिलीज होंगी। अच्छा, उनमें से किसी ने ना किसी कोर्ट में जाके मिसिंग पर्सन की कोई एप्लीकेशन दी है। साहब, कुछ दिनों बाद ये 30 के 30 या उनमें से कुछ बाहर आए और फिर वो आकर अपना डिफरेंट मौक़िफ़ पेश करें कि जी हम पे तो दबाव था, प्रेशर था, और जो बात जमात इस्लामी कह रही है कुछ ऐसी ही बात करें, तो फिर क्या होगा? देखिए जी, अगर वो बोलते हैं तो फिर वो जवाब देंगे ना, हम जवाब जरूर देंगे। ये तो नहीं अगर वो बोलते हैं ये बात। देखिए मेरी बात, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, जमात इस्लामी ने ये कहा कि उन पे दबाव है ना, तो भाई अगर वो 30 लोगों की कोई फैमिलीज में किसी ने कोई मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन दिखाई, किसी ने कोई थाने में FIR कटवाई, वो भी नहीं हुई। यहाँ पे तो एक आदमी पीटीआई के अरेस्ट होते हैं, किसी और के अरेस्ट होते हैं, तो 1 मिनट में लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन दिखाते हैं, या वो लोग जो है वो FIR कटवाते हैं। कि 30 की 30 की फैमिली को परवाह नहीं उन लोगों की, कोई ना उनके FIR कटा। That is the point that I'd like to raise. Everybody in Karachi, they are वो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो जमात इस्लामी जाके उनसे पूछेगा हमें वोट क्यों नहीं दिया। चले, और ये मेरी बात सुने, ये जबरदस्ती जमात इस्लामी कौन होती है किसी से वोट लेने के लिए? कल जो असेंबली में भी लोग आए, चले मैं एक बात बता रहा हूँ, कल जो हॉल में आए थे पीटीआई के लोग, क्या सबने इनको वोट दिए थे? उनमें से भी कुछ लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। तो शिकायत कर क्या रहे हैं? ये अपनी नाकामी तस्लीम करें। ये काम ही जमात इस्लामी का नहीं है कि खामा खाई माहौल को मजीद खराब करे। देखें,
इलेक्शन हो गए, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हो गए। अब हम कहते हैं जमात इस्लामी हमारे साथ बैठ के काम करे, मिलकर काम करे, कराची की तरक्की के लिए काम करे, कराची की फलाह बहबूद के लिए काम करे, कराची के लोगों के लिए काम करे। अच्छा ठीक है, उसामा साहब आप ये फरमाइएगा, वैसे दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि अगर जी उनको जबरदस्ती रोका गया, जिससे सदफ ने ये पॉइंट उठाया कि हो सकता है कुछ अरसे बाद आके, लेकिन सियासत में तो यहाँ पर बयानात वाकईतन चेंज होते रहते हैं। आज कुछ कहा जाता है, सियासत छोड़ देंगे, अगले दिन फिर नई जमात में शामिल हो जाते हैं, तो यू कैन नेवर वाउच फॉर दैट। अभी आगे की स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होगी? शर्जील साहब कह रहे हैं साथ मिलकर काम करें, आप लोगों का ये भी कह रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि दबाव था तो सबूत दिखाएं, किसी ने और जाहिर है कि कोई एफआईआर, व्हिच इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी आगे की, उसामा साहब? देखें, मैं ये समझ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कराची को अंडर एस्टिमेट कर रही है और ये समझ रहे हैं कि कराची नहीं है, ये भी अंदरूनी सिंध है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि हमने भी उनसे राब्ता किया, यही तो बात हम कह रहे हैं। एक पार्टी ने ऐलान कर दिया है, आप किस बुनियाद पे जाके उससे राब्ता कर रहे हैं? आप पैसे के लिए पैसा उनको दिखा रहे हैं, आप उनको ताकत से दबा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी उनकी तरफ से कोई बात नहीं आ रही, तो आप क्यों बता रहे हैं? उनकी तो वीडियोज आ रही हैं, वो वीडियोज पे अब ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, और वाकई हम जानते हैं कि उनके ऊपर शदीद दबाव है। लेकिन जो लोग उस दिन वहां पहुंच सके, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। मैं पीटीआई के उन तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने वहां पर पहुंचकर, और उनको वहां पे भी जो है वो घुरमघारी के जरिए धमकाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अपनी राय दी है। और जिन लोगों को इस वक्त गायब किया गया है, और वो पीपल्स पार्टी वाले हमें बता रहे हैं कि वो जो है नाराज हैं और उनको इख्तलाफ है, भाई वो खुद आके क्यों नहीं बता रहे? लिहाजा उनके ऊपर कोई जबर है, और यहां पर जबर इतना शदीद है, पूरी रियासती ताकत मुंतखब नुमाइंदों को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यार ये कैसी जमहूरियत है? स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब आप क्या करेंगे? लाश पे खड़े होकर देखिए, हम जितने सियासी, जमहूरी और कानूनी जराए हैं उन सबको बरूए कार लाएंगे। हमारे मुल्क का आइन एक बेहतरीन आइन है, इस आइन के तहत जिसके ऊपर भी जुल्म किया जाए उसको भी पूरा हक मिलता है। सियासी जिद्दोजहद का हम स्ट्रीट के ऊपर भी उनके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे, ऐवान के अंदर भी मुजाहिमत करेंगे, कानून अदलिया में भी उसके हवाले से। और देखिए, मैं आपको एक अहम बात बता दूं, अदलिया में हमारी पिटीशन मंजूर हो गई है, कल अदालत ने उसका फैसला जारी कर दिया है कि हम तमाम लोगों को सुनेंगे, और अगर इन्होंने खिलाफ कानून मुर्तजा वहाब साहब के लिए एक्ट मंजूर किया है तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में रिवर्स होने जा रहा है। शर्जील साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि रिवर्स होने जा रहा है? कैसे फिर अब आप आगे मिलके कैसे काम करेंगे? जो मुझे बड़े ताज्जुब की बात हुई, पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये अंदरूनी सिंध नहीं है, कराची सिंध है, ठीक है, कराची सिंध का हिस्सा है, और कराची किसी की जागीर नहीं है कि कोई हमें डिक्टेट आके करे कराची में कि कराची में क्या कानून चलेगा। कराची में वही कानून चलेगा जो पूरे पाकिस्तान में कानून चलता है, और हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, और कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। तो इस तरह की नफरतों की बात जो है बराए मेहरबानी हमसे ना की जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर वो कहता हूँ कि ये बोलेंगे जी इन्होंने राब्ता किया, हमने तो सबको हमने राब्ता किया कि हमें वोट दो। हर कैंडिडेट का काम है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए सबसे राब्ता करें। हमें पीटीआई के मेंबर्स ने मना कर दिया कि हम आपको वोट नहीं दे सकते, हम ना जमात इस्लामी को दे रहे ना आपको दे रहे हैं वोट, उन्होंने मना कर दिया। अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा जमात इस्लामी बोलना बंद करे, बराए मेहरबानी, मैंने कहा आप उन जितने लोग हैं उनके अहले खाना के पास टीवी मीडिया चली जाए, उनसे पूछ ले जी कि क्या आपको बंदे आपके लोग अगवा हुए हैं, क्या वो किडनैप हुए हैं, क्या किसी दबाव का शिकार है? सारी बात वो लोग खुद कराची में अपने घरों में बैठे हुए, तो ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए जमात इस्लामी की जानिब से। तो ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन साहब, और हमारे साथ उसामा रजी साहब मौजूद थे जमात इस्लामी की जानिब से। तो आई होप कि चीजें अब सॉर्ट हो जाएं, जो भी है, या अगर रास्ता अपनाया भी जाए तो कानूनी अपनाया जाए, सड़कों पे पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश रह गई है, हाँ जी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनना। तो चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चले जी। हाँ चलें आप ही चलें। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अशफाक इसाक सत्ती नॉन कम्युनिकेटिव इस वक्त हो गए। मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपसे 10 बजे मुखातिब हूँ। देखिए ना, इसे कहते हैं तब्दीली, इसे कहते हैं तब्दीली, ठीक है। तो ये तब्दीली हम लाने की कोशिश करते रहेंगे, आगे भी आप देखिएगा, वन वे और दी अनदर। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं। कल बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। अच्छा, ये किसी महबूबा से मुताल्लिक नहीं है, ये
भाई हम सोच रहे थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आ जाएगी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि गाड़ी का टैंक भरवाना होता है ना, तो छोटी छोटी नन्ही ख्वाहिशें होती हैं कि 200, 250, 300 रुपए की बचत हो जाएगी तो वाह 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 क्या बात हो जाएगी। लेकिन मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, द प्राइसेस विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द नेक्स्ट 4 शुक्र अदा करें, बढ़ानी दिए। क्यों बढ़ानी थी उन्होंने? मतलब आप अंदाजा करें कि ये तो बड़ा, उनको देखते ही लगता है बस अब कुछ ऐसा बताने आ रहे हैं कि बस आवाम पे बिजलियां गिरेंगी। तो खैर आप ये देख लें कि अगले 15 दिन तक अनचेंज्ड रहेंगी पेट्रोलियम प्राइसेस और उसके बाद वल्लाह आलम क्या सूरत हाल होगी। क्या चाहिए अशफाक आपको? और जीने को क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? और जीने को क्या चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। इतनी बड़ी आपकी लाइफ में तब्दीली, ये स्टेबल है, हाँ। चीजें स्टेबल जा रही हैं, कीमतें भी स्टेबल जा रही हैं, वो बड़ी भी हैं, तो दैट इज द ब्राइटर साइड। कल भी वैसे आप जैसे लोगों की लाइफ में कल भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए थी। आप जैसे लोगों की लाइफ में कल भी तब्दीली अच्छी खासी स्टेबल चल रही थी, कल खामखा में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी हो गई। क्या आप बताएं ना, क्या कल क्या हुआ था? कल क्या पॉजिटिव? कोई बैंक अकाउंट में कोई तब्दीली कोई महसूस हुई? यार वो तो उसके लिए तो लोग दुआएं मांगते हैं, तो वो तो अपना कहते हैं ना अशफाक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने समझना है वो समझ गए। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कोई शिकायत नहीं की, सारी शिकायतें इधर से आ रही हैं। अच्छा जी, ये बात हुई तो पेट्रोलियम प्राइसेस की, लेकिन आपको हम एक और बात बता दें, ये जो IMF है ना, IMF तो इतना ज्यादा रूठ गया है। हाँ। इतनी ज्यादा तो कोई किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं बीवी। तो जनाब अब हम तस्करा कर लेते हैं IMF का। मैंने IMF और पाकिस्तान को कुछ ऐसा इम्तिजाज मिला है ईस्ट और वेस्ट का, इसलिए मैंने ये बात कही। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पॉलिसीज पे यकीन रखता हूँ। पैसे हम ले लेंगे उनसे, लेकिन पॉलिसीज हमारी। तो हमें क्या आगे बढ़ना है टॉप स्टोरीज? नहीं, हमने बिल्कुल टॉप स्टोरीज नहीं करी। सिंस यू हैव मेंशन्ड IMF, तो वजीर खजाना इसहाक डार को हम वेट नहीं कराएंगे। उनका तस्करा है, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक और साजिश हो रही है। और वो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने पहले, फिर उसके बाद IMF से मुज़ाकरात करें, ताकि उसके अंदर जो दम खम है अगर कोई रह गया है तो वो भी खत्म हो जाए। और ये सेनेट के कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने ये बात कही है। मजीद क्या कहा सदफ उन्होंने? मजीद IMF ये चाहता है, बताया उन्होंने, कि टैक्स छूट ना दी जाए। हाँ, वो कहते हैं हमें खुद मुख्तार मुल्क है, हमें इतना तो हक है कि हम अपने फैसले खुद करें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। स्टेट बैंक एक्ट में जो तरमीम की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम अभी मुकम्मल नहीं है। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं है। तो दिस इज द टोन, ये लहजा है और ये जुमले इसहाक डार साहब के, वो IMF की आंखों में आके डालकर बात करते हैं अशफाक, ये आप मान लें। गलत क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश करते हैं। और बहरहाल ये है कि लेकिन ये स्टेट बैंक के हवाले से एक नई साजिश आई गई है साइफर के बाद। अब एक नई की जी, जो कुछ अनासिर हैं जो कि नई नजर आ रहा है, वो चाहते हैं जी श्रीलंका बने और फिर IMF के पास तो सारा जियो पोलिटिकल तनाज़ुर। अच्छा, लेकिन ये लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते ना, जिस तरह से वो कर लेते थे ना। मतलब जो बयानिया एस्टेब्लिश करते थे लोग उस पर चलते थे, फिर उसके बाद उससे हटते थे, फिर वो होता था सारी चीजें। लेकिन बहरहाल विदाउट टेकिंग एनी नेम, ठीक है, जिनको परेशानी हो रही है उनके लिए। तो बाकी ये है कि अब देखें, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल होता है। IMF के हवाले से हमारे मामलात कैसे बनते हैं। जून इज अबाउट टू एंड, इट्स 16 जून। ये कौन है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने? तो ये बात कर लेते हैं ना। मुजम्मिल असलम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब फॉर बीइंग विद। ये भाई जो नई बात सामने आई है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है, मेरे ख्याल में ये वल्नरेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या हालात हमारे, अल्लाह ना करे हमारे हालात वैसे वहां तक पहुंचे, ये खदशात इसहाक डार साहब के ठीक है आपकी नजर में? अच्छा, पहले तो सत्ती साहब आप थोड़ा सा श्रीलंका के हालात पे नजर डाल लें। उनके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। हाँ, अब तो हाँ जी। तो वो उनका डॉलर भी 290 का हो गया है। वहाँ पे शरह सूद 14% है, यहाँ 21% हो गई है। उन्होंने काटा है शरह सूद। और इसके अलावा जो है वहाँ पे बहुत बेहतरी आ चुकी है। तो अब वो उन बेचारों का नाम लेने के जो है जलील करने की जरूरत नहीं है, वो बेचारे बेहतर हो चुके हैं। अब बात रही कि जी ये अब ये जो डार साहब ने नया बयानिया बनाया है और कहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका वाली पोजीशन पे ले जाके मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। देखिए, इसहाक डार साहब ना अपनी नाकामी के लिए बंदे ढूंढते हैं। उन्होंने जो है पहले हमें निशाना बनाया के रखा हुआ था, फिर मिफ्ता इस्माइल को बनाया निशाना। अब वो जो है जब सारा कुछ हाथ से निकल गया है तो वो IMF पे निशाना बना दिया उन्होंने। और वो IMF पे इस तरह बात कर रहे हैं
जैसे कि IMF से उन्होंने कर्ज वापस लेना है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एक आजिज़ी की जरूरत थी और जहां पे समझदारी की जरूरत थी, इसहाक डार साहब ने जो है पाकिस्तान का IMF के साथ मामला को बहुत ज्यादा खराब कर दिए। लेकिन और इस पे मुजम्मिल जरा इस पे भी तो बात करें ना। वो ये कहते हैं जी IMF चाहता है कि हमने टैक्स छूट जो है वो ना दी जाए, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इतना हक है कि हम अपने फैसले खुद करें। अगर हम टैक्स छूट ना दें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे? तो इज इट अ जेन्युइन कंसर्न? नहीं, देखिए बात सुनिए, टैक्स छूट मतलब एक तरफ लोगों के ऊपर टैक्स का जो है बोझ डाल दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये दुकानदारों को इन्होंने टैक्स छूट दे दी उठाकर, जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो ये टैक्स छूट देने के तरीकेकार होते हैं। 2,500 अरब रुपए की आपने टैक्स छूट उठा के दे दी और फिर रिटेल सेक्टर में हमें कौन होते हैं सवाल करने वाले। इसी तरह वो जो है कहते हैं कि जी ये हमें कौन होते हैं बताने वाले कि सब्सिडी हम दे के ना दे। एक सिंपल सा आप असूल बना लें, जिसकी आमदनी काबिल टैक्स है उससे टैक्स ले लें आप, बाकी सबसे तो लेते हैं। आपने अपने कोई वो पसंदीदा लोग रख लिए। तो ये इसहाक डार साहब का बिल्कुल ही गलत बयानिया है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिसकी आमदनी है उसको टैक्स देना है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और चीज भी बताएं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल गुफ्तगू की और जो जिस जानिब आप इशारा करें, अब जाहिर है कि इलेक्शन के से पहले के अपने गिमिक्स होते हैं, एक अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग सोच होती है, लेकिन क्या उस पर थोड़ा काम करना चाहिए जिस तरह से जिस जानिब आपने भी इशारा किया और वो भी कर रहे थे? देखिए बात यह है कि सिंपल सी बात है कि जिसने इलेक्शन की गिमिक्स के लिए, मैंने तो हमेशा से, मेरा तो अभी अगर आप 2008 में मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन आ रहे थे तो इसी तरह किया था, हार गए इलेक्शन। 2013 में पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह किया कि इलेक्शन आ रहा है, खजाने के मुंह खोल दिए, हार गए इलेक्शन। 2018 में PMLN ने भी यही काम किया था, वो भी हार गए। तो ये तरीकेकार नहीं है। लोगों को अभी तक इनको ये चीज से ये ग्रेजुएट ही नहीं हो पा रहे। ये समझते हैं कि जी सड़कें नाले और ये वो ऐलान कर देंगे MP MNS की स्कीम्स को और वो जो है फिर एकदम वो जो है शुरू हो जाएगा सारा मामला और हम जीत जाएंगे इलेक्शन। ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी, कल मेरे से एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल और मैंने मिसाल से समझाया। किसी ने मुझसे सवाल ये पूछा कि ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जब हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है तो हमें लोन क्यों नहीं दे रहे? ठीक है ना। अब मैंने उनको ये बोला कि बैरून मुल्क सफर करने के लिए शर्त है कि आपने कोरोना वैक्सीन लगानी है। अब कोरोना वैक्सीन लगाने के बावजूद आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया और टेस्ट भी PCR आपको याद होगा सफर करने से पहले लेना पड़ता था। जी जी। कि आपने वैक्सीन भी लगाई भी है, लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको सफर करने नहीं देंगे। ऐसा ही था ना, गलत तो नहीं कह रहा आपको। अब इसी तरह जो शर्त है, शर्तें जो है ये है कोरोना वैक्सीन। आपने कोरोना वैक्सीन लगा दी, अब उससे कुछ हदफ हासिल करने थे कि आपका खसारा कम हो, GDP बढ़े, रिजर्व बढ़े। अच्छा, वो वैक्सीन लगाने के बाद वो आप हदफ नहीं हासिल कर पा रहे। अब वो जब हदफ हासिल नहीं कर पा रहे तो मतलब आपको कोरोना हो गया। अब वो जो है IMF जो है आपको अपने मुल्क में नहीं जाने कर्ज नहीं दे रहा। तो ये इसहाक डार को बात क्यों नहीं समझ आ रही तो अब क्या कि आपने शराइत तो पूरी करके अगर हदफ नहीं हासिल कर पा रहे तो हदफ भी तो हासिल करना है ना। टैक्स आपने नहीं हासिल किया, आपने खजाना ज़र मुबादला के ज़खायर जो $4 अरब पे ले गए, आपसे जो है कंट्रोल नहीं हो रही चीजें, आपने इम्पोर्ट पे पाबंदी अलग लगाई हुई है, मुल्क में महंगाई 38% है, शरह सूद बढ़ाना पड़ेगा। बिजली में आप जो है बिजली की कीमत ज्यादा है और आप जो है नुकसान करें क्योंकि बिजली के बिल आप नहीं लेते। अब वो अगर आपको कह रहे हैं IMF कि आप अपने बिजली के नुकसानात कम करें, आप अपना खसारा कम करें, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं बोल रहे वो। बिल्कुल, उन्होंने BIS के प्रोग्राम को भी मेंशन किया कि आपने उधर बजट कम रखा। अच्छा आप मुजम्मिल, आप बस 15 ही दिन रह गए तो अब क्या उम्मीद रखें ना रखें, क्या रखें? IMF ने क्या करना है? क्या देखिए मैंने तो सदाफ आप लोगों के साथ 2 महीने से ये बात मैंने 1-2 दफा आप लोगों के प्रोग्राम में भी की है और 2 महीने पहले मैंने की थी कि 3 जायजे बाकी है, 9, 10, 11 और 2 महीने उस वक्त थे। अब तो 15 दिन रह गए। ये नामुमकिन है ये प्रोग्राम मुकम्मल हो और सबको अब नजर आ रहा है कि आगे इलेक्शन होना है। IMF ने आखिर में आपको फिर पैसे देने, तो IMF अब चाहेगा ना कि कोई नई हुकूमत, जो मुस्तनद हुकूमत और जो बात समझे, लड़ाइयां नहीं करे। एक तरफ आप हदफ नहीं हासिल कर रहे और ऊपर से आ रहे हैं। कभी आप अमेरिका से फोन कराते हैं, कभी आप किसकी शिकायत कहां से करते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हमें $4 अरब मिल गए बाहर से। तो वो मिल गए तो वो आ क्यों नहीं रहे? यकीन दहानी जो हुई है सऊदी अरब ने जो कराई हुई 2 अरब की UAE ने, वो आ क्यों नहीं रहे वो पैसे भी? तो इसका मतलब है कुछ छुपा रहे हैं ना आप। तो वो जब आप जितनी बातों को छुपाएंगे, आंख से आंख नहीं मिला के बात करेंगे, तो यही होगा आपके साथ।
ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका और जारी माशी सूरत हाल पर, बिकॉज ये जून के अंदर ही एक्सपायर होना है नवा जो जायजा इजलास है, वो मुआहदा नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है कि सबको अब ये नहीं हो सकता कि हम अपने आप को बिल्कुल गिरवी रख दें। जो उनकी जानिब से मेजर्स लिए जा रहे हैं वो अब आई होप कि वो दे आर गुड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन मसला ये है कि एक इक्वालिटी बेसिस पे चीज़ें होनी चाहिए, जिसकी ज़्यादा इनकम है वो दे, और इसके अंदर ये नहीं है कि जो ताजर बरादरी है जाहिर है कि वो भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर को जितनी छूट दी जाती है वो थोड़ा सा इक्वालिटी। मसला ये है कि अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, टैक्स बेस टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर आपको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? प्रिसाइसली दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी रोकने होंगे, ताकि अगर आपको फिक्र ही कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिन पर तनकीद हो रही है, और ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों पर डिबेट होनी चाहिए, तभी जाकर जो है मईशत के हवाले से। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं जी मोबाइल के बारे में। नहीं जी, मैं मोबाइल से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये जरा बताएंगे, मोबाइल का भी तस्करा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अफगान भाइयों के लिए खास आंखों के इलाज का मुफ्त कैंप कायम किया गया है, और ये बड़ा एक अच्छा जबरदस्त इनिशिएटिव है। पाक अफगान ताउन फोरम और अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से नूर आई हॉस्पिटल काबुल में आंखों का कैंप लगाया गया, और इससे मुतालिक मजीद हमें बता रहे हैं लेकुर रहमान। लेकुर रहमान, बताइएगा इस कैंप से मुतालिक। जी इशफाक, नूर आई हॉस्पिटल काबुल है अफगानिस्तान में, जहां पाक अफगान कॉपरेशन फोरम और अल खिदमत फाउंडेशन की मुश्तरका काविशों से मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया है। 7 जून से 14 जून तक इसको कायम रखा है, और इसमें मुख्तलिफ नौइयत की सर्जरीज की गई, ओपीडीज की गई, जिनमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरीज, टेक्टोनिक ग्राफ्ट सर्जरी और इसके अलावा मोतिये की सर्जरीज शामिल है। मजमूई तौर पर 253 सर्जरीज की गई, जिसमें 4500 मरीजों को ओपीडी में भी चेक किया गया। अफगान हुकूमत और अवाम ने इस टीबी कैंप के लिए PSCF और अल खिदमत फाउंडेशन की काविशों को बहुत सराहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के जो शहरी हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। कराची में शहरियों से कारें चोरी करके हब में 80,000 से 1.25 लाख तक में फरोख्त कर दी जाती हैं। AVLC के हाथों गिरफ्तार अफगान डकैत गैंग की जानिब से ये इंकशाफात किए गए। और आप ये देखें कि एक एक गाड़ी 40-40 लाख 30-30 लाख की है, और उससे ज्यादा मालियत की 50-50 60-70 70-70 80-80 लाख की 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई हैं, और उसमें चोरी करके 1.25 लाख में फरोख्त की जाती हैं। और जो बंदे चोरी करते हैं भाई, वो सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये उन्हें मिलते हैं। हमारे साथ नजीर शाह मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नजीर शाह, बताइएगा, ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है भाई। बिल्कुल देखें, ऐसा ही है। आज रात को गुलशनवाल 13B में AVLC और कार लिफ्टर के दरमियान जो मुबैना मुकाबला हुआ था, उसके बाद जो जख्मी हालत में गिरफ्तार नौजवान है, इनका ताल्लुक अफगान कार लिफ्टर गैंग से निकला है। और SSP AVLC अब्दुल रहीम शिराजी का कहना है कि मुलजमान में कार लिफ्टर गैंग का सरगना अब्दुल्ला अफगानी, शेर अफजल अफगानी, जावेद खान और आजम शामिल है, जो चंद माह के अंदर कराची के 150 से ज्यादा शहरियों को कार से बेकार कर चुके हैं। जख्मी गैंग सरगना अब्दुल्ला ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुलजिम जो है वो कार टेप चोरी, साइड मिरर और दीगर चीजों की चोरी से लेकर कार लिफ्टिंग का मुनज़्ज़म गैंग चलाता है, और अब तक 150 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने के बाद हब में मुख्तलिफ पार्टी, जिसमें हनीफ, शकीर, रफीउल्लाह, इकबाल कोकर और उसकी बीवी को फरोख्त की गई है, और इनको 70,000 से 1,20,000 तक में ये गाड़ियां फरोख्त की गई। और अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक मुलजमान सिर्फ हाईरूफ और करोला गाड़ी चोरी करते हैं, जिस पर फी मुलजिम को एक डिलीवरी पर 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। और गैंग का जो मुलजिम आजम है, वो 1 मिनट के अंदर किसी भी गाड़ी को खोल देता है, और कार चोरी करने के 3 घंटे के अंदर हब में डिलीवरी कर दी जाती है। और ये भी इंकशाफ किया कि मुलजमान को आज तक कराची से हब के रास्ते में किसी ने रोककर ये नहीं पूछा कि गाड़ी किसकी है, कागजात दिखाए जाए, जबकि यही बताया जा रहा है कि मुलजिम आजम पहले कपड़े की दुकान पर सेल्समैन, जबकि शेर अफजल मौजी की फैक्ट्री में काम करता था, और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। थैंक यू सो मच नजीर शाह। अच्छा जी, अब आपको ये बताएं कि सिर्फ यहाँ पे कार और मोबाइल ही चोरी नहीं होते हैं। जब यहाँ पे मंडी में जानवर लाए जाते हैं और मंडी से वो आपके घर के बाहर लेके जाते हैं, घर में ले जाते हैं और घर के बाहर बांधते हैं, वहां से जानवर भी चोरी हो जाता है। सो ये कराची वालों की मसाइल जो है ना, नहीं मसाइल तो वैसे पूरे पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, तो बाकायदा ये सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप जितने घंटे आप मंडी से अपने घर पे जानवर ट्रांसफर करेगा, तो आप सिक्योरिटी गार्ड को ले सकते हैं और घंटे के हिसाब से हायर कर सकते हैं, उन्हें पैसे आप दे सकते हैं। तो ये और सर्विसेज भी मिल रही हैं। चलो शुक्र है, उनकी भी कमाई हो रही है, वरना बैंक के बाहर बेचारे घंटों घंटे खड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, ना बैठने की जगह मिलती है कुछ। अच्छा जी, अब जरा तस्करा जिस तरह से सदफ ने किया, तो हमारे कराची यूनिवर्सिटी के कराची के निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसी अनोखी ऐप तैयार की है जिसके जरिए जानवरों के रजिस्ट्रेशन और उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। ये वैसे बड़ा बड़ा एक अछूता कॉन्सेप्ट है, और लापता जानवरों को ढूंढने में मदद मिल सकती है। चलें लापता जानवर ही सही।
आजकल वैसे भी ईद उल अजहा के दिन है और ऐसे में जानवर भी बहुत चोरी होते हैं, लेकिन इस रिसर्च के तहत जानवरों को चोरी से बचाया जा सकता है। इस ऐप में बताया गया है कि डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के साथ ही मालिक के कवायफ, जानवर की उम्र और सेहत की तफसील भी दर्ज की जा सकती है। अच्छा, यानी जानवर की भी बायोमेट्रिक। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले इंजीनियर्स सैयद उमैद अहमद और मोहम्मद हसन खान। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। हसन आप हैं? हसन कौन और उमैद कौन है? हसन आप सब वेलकम टू बाखबर सवेरा। जरा हमें बताएं, हमें किस तरीके से इस जानवर की पहले तो रजिस्ट्रेशन होगी, वो क्या कवायफ होंगे जिनको आप फीड करेंगे, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई अगर जानवर खो जाता है। देखिए, हमारी एक जो हमने एप्लीकेशन तैयार की है वो एक बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और एक रजिस्ट्रेशन का। तो जो रजिस्ट्रेशन हमने इसमें करनी है, कोई भी किसी के पास नया जानवर है, पहले तो वो अपने आप को एज ए यूज़र हमारी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेगा। उसके बाद वो एक जानवर की तस्वीर लेगा, जो भी उसने जानवर रजिस्टर करना है, और तस्वीर लेते वक्त उसकी जो नथनी या नाक का जो हिस्सा है उस पर थोड़ा करीब करके तस्वीर ली जाएगी। यानी कि जैसे बायोमेट्रिक्स के लिए हमारे फिंगर स्कैन होते हैं, रेटिना स्कैन होते हैं, अब फेस स्कैन, और अब तो वो पाम के भी स्कैन होते हैं, उसमें कोई खास टेक्सचर होता है? जी बिल्कुल, वो जो हिस्सा है वो हर गाय का अलग होता है। सिर्फ गाय का या बकरों का भी? अभी तक तो जो हमने रिसर्च किया है उसमें ऐसा हर जानवर में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। इस वक्त जो है वो हमारी रिसर्च जो है वो गाय पे चल रही है। तो जो वो हिस्सा है वो गाय का अलग होता है। हम उसकी तस्वीर लेंगे और उसको रजिस्टर कर देंगे। तो वो जब वेरीफाई होगा, अब वो जानवर कहीं भी चला जाता है, जो उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अगर तो वो मार्केट प्लेस में कोई सेल आउट कर रहा है और वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू उसको वेरीफाई कर लेगा, तो उसके सामने यूजर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपकी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे? फर्ज करें कि कहीं पर एक जानवर था जिसको आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद वो जानवर कहीं और बिक रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन में क्या होगा? वो उसको स्कैन करेंगे, तस्वीर लेंगे, क्या करेंगे? हाउ वुड यू फाइंड आउट कि ये चोरी का है? देखें, इस वक्त जो है वो हम खरीदो फरोख्त पे जो किस तरह से हम ये चोरी शुदा जानवर को हम खरीदो फरोख्त में ना इस्तेमाल करें, हम उस तरह से कैसे एग्जैक्टली तरीक़ेकार क्या होगा? जी बिल्कुल, वो ये होगा कि वो स्कैन करेगा, हमारे उसको वेरीफाई करेगा उस जानवर को। तो वो अगर ऑलरेडी रजिस्टर हुआ होगा तो उसके मालिक की सारी डिटेल्स, यानी कि तस्वीर उसके लिए स्कैन करने के लिए तस्वीर लेना जानवर की दोबारा जरूरी होगा। ऐसा ही। तो उसके लिए फिर कैमरा वगैरह से भी कोई फर्क पड़ेगा? फर्ज करें मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, फिर तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब हमने इसका टेस्ट केस बनाया है, जाहिर सी बात है, जब हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि देयर इज अ बायोमेट्रिक इन द मजल ऑफ एवरी काउ, तो जब हमने इसकी टेस्टिंग की, मतलब इस दावे से पहले वी हैव टेस्टेड अराउंड 5000 एनिमल्स। तो जब हमने इसकी टेस्टिंग की है तो उन 5000 तस्वीरों को हमने 3 किस्म के मोबाइल फोन से लिया है। वी यूज्ड अ वेरी हाई क्वालिटी कैमरा, अ मिडिल क्वालिटी कैमरा एंड अ लो क्वालिटी कैमरा। तो उसके बाद हमने अपना एल्गोरिथम इस हिसाब से तरतीब दिया है कि एक आम शहरी जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरें लेते हैं, उस तरह वो हमारी ऐप का इस्तेमाल कर सके। अच्छा, दूसरा ये आपने कहा, क्योंकि जो लो क्वालिटी कैमराज होते हैं उनमें ग्रेन्स ज़्यादा आ जाते हैं, डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो 5000 जानवरों के आपने नमूने लिए थे नॉस्ट्रल्स के, उसके अंदर क्या मैच कोई आपको मिला या एवरीवन वाज डिफरेंट फ्रॉम? अच्छा, वी आर अबाउट 99.9% एक्यूरेट इन आवर एप्लीकेशन। और जहाँ तक ये अहम सवाल है कि लो क्वालिटी कैमराज में तो तस्वीर भी लो क्वालिटी आती है, तो हाउ वी आर कैटरिंग इट। तो बेसिकली मेरा जो पीएचडी का रिसर्च है, इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वी आर इनहांसिंग द इमेज। अच्छा, अगर आपके पास आपने कोई ऐसी तस्वीर ली जो कि लो क्वालिटी है, जो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो चुका है कि एल्गोरिथम विल टेल यू बैक इन द रिस्पांस कि आपने अब तस्वीर सही नहीं ली है और यू हैव टू करेक्ट इट, और यू हैव टू टेक आपकी जब फेस डिटेक्शन मोबाइल करता है तब भी इस तरह की सूरत हाल। जरा सा थोड़ी लोगों की आसानी के लिए बता दें कि अब फर्ज करें होना क्या है कि जानवर खरीदा, रजिस्ट्रेशन आपसे आपकी ऐप के थ्रू करवाया, तो वो किस तरह होगा और उसकी फीस क्या होगी? पर क्या कहना चाहिए, एक जानवर की रजिस्ट्रेशन होगी या एक जानवर पे बहुत सारे जानवरों की रजिस्ट्रेशन एक हो सकती है? अच्छा, वी आर इन द लॉन्चिंग फेज, तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया है।
यानी पाकिस्तान में जब बकरीद है, पूरी दुनिया में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, तो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जानवर रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत आसान हमने प्रोसेस बनाया, बस यू हैव टू टेक अ सिंगल पिक्चर और आपने अपना NIC जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो डिटेल्स आप डालेंगे, हमारे डेटाबेस में जानवर आ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो भी शख्स जहाँ पे भी मौजूद है वो फ्रीली अपने जानवर को हमारी ऐप पर रजिस्टर कर सकता है। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना आसान है, वो जानवर कहीं भी चला जाता है दुनिया में, कोई भी शख्स उसे खरीदने की कोशिश करता है, वी हैव द वेरीफाई बटन, यू हैव टू टेक अ सिंगल इमेज और ऑनर की जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो कोई भी शख्स अगर चोरी का जानवर वो खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इस प्रोसेस को मानेगी, लीगल मानेगी और FIR काटेगी, पहले तो ये बताएं। हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट अगर शामिल हो जाए तो वी कैन गेट इट, मतलब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर जाहिर है क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना प्रिसाइसली, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम बात करें तो ये मजल प्रिंट जो है वो काफी एक्सेप्टेबल समझा जाता है, दे आर सेम एज आवर फिंगरप्रिंट्स बेसिकली। तो फिर अगर वो एक्सेप्ट करेंगे हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं, तो फिर उसके बाद ही हो सकता है, वरना तो ये तनाज़ा ही होगा। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस वक्त प्ले स्टोर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लोबली कोई भी फ्री सोल्यूशन इस वक्त प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। पहली ऐप होगी जो प्ले स्टोर पे पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी और कोई भी शख्स इसे इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये आइडिया कैसे आया कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा नुकसान हुआ, आपका जानवर भाग गया था जो मिला नहीं, हुआ क्या, कैसे आइडिया है? अच्छा, ये आइडिया मेरा पिछले साल एक जानवर चोरी हो गया था और जो है ना उस वजह से ये जहन में बात खटक रही थी कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और दूसरी अहम बात, हमारे प्रोफेसर PhD प्रोफेसर, उनकी गाइडेंस इसमें शामिल रही, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मेक इट। ऑलराइट, तो अभी तक कोई आपने बिछड़े हुए जानवर मिलवाए किसी से, या उससे कोई फायदा किसी ने उठाया? अच्छा, वी हैव द टेस्ट केस राइट नाउ, बट बकरीद से कुछ दिनों पहले हम इसे ऑफिशियली लॉन्च करना चाहते हैं, तो एवरीवन कैन यूज इट एंड एवरीवन कैन हैव द बेनिफिट फॉर दिस ऐप। चलें, गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आई होप कि इससे बड़ा फायदा होगा जी। दे आर ऑफरिंग द राइट टेक्नोलॉजी और आई एम श्योर कि इससे फायदा उठा के आप लोग कर सकते हैं। मजल प्रिंट दुनिया भर में आइडेंटिफिकेशन जो लाइव स्टॉक की होती है, कैटल्स की होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी उनके बॉडी एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है और उसको कितना एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच हसन और उमैद हमारे साथ थे और देखते हैं जी इसकी लॉन्चिंग के बाद इसको कितनी पजीराई मिलती है और लोग कितना इससे फायदा उठाते हैं। अच्छा जी, अब एक खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। खालिस्तान तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा। अवतार सिंह खंडा की खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए गिरा खदर खिदमात थी। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अवतार सिंह ब्लड कैंसर में मुब्तला थे, जिसे सिख बरादरी और करीबी रिश्तेदारों ने मुस्तरद कर दिया है। तो चलें जी, आपको बता दें कि खालिस्तान तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा, इनका बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है और रॉ का इसमें नाम लिया जा रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी है भारत की। और इस हवाले से अवतार सिंह खंडा के खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए गिरा कदर खिदमात थी और भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इससे मुतालिक। तो हमारे साथ लईक रहमान मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। लईक, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, एक शुबा जाहिर किया जा रहा है खालिस्तान की आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का, जो कि बरतानिया में भारतीय एजेंसी के हाथे कत्ल किए जाने के हवाले से उसके शुबे जाहिर आ रहे हैं खालिस्तान की आज़ादी में। इस अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा ने भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल किया गया है। ये इतलात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आई हैं। खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए उनकी गिरा की तरफ खिदमात थी और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अवतार सिंह ब्लड कैंसर में मुब्तला था, जबकि जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं, जो मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं, वो इसके बरक्स है, क्योंकि सिख बरादरी और करीबी रिश्तेदारों की तरफ से कैंसर की खबरों की यकसर तौर पर तरदीद कर दी गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये दावे गलत हैं। इब्तदाई तिबी शवाहिद के मुताबिक अवतार सिंह खंडा को भारतीय खुफिया राज एजेंसी ने बरतानिया में जहर देकर कत्ल किया है। ये मुख्तलिफ शवाहिद से मुख्तलिफ रिपोर्ट के तहत बात सामने आई है और रा के हाथों खालिस्तानी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ सिख बरादरी की एहतजाज की तैयारियां जारी हैं और इसको बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज किए जाने का इम्कान है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, तो अब हम मिल गई
आपको मोबाइल से आप फुर्सत? ओपरा सिंगर कैसे बन गए? थोड़ा सा और सुर दिखाएं, वो लाउड पिच में जो होता है। बस मैंने Have you ever tried it? सुर दिखाने जो वो मैंने किए, लेकिन मैं अभी लोगों को तकलीफ में मुब्तला नहीं कर सकती। पहले अपने गले का दर्द लोगों से तंग है, लोगों के कानों तक मुंतकिल करें। तो बहरहाल वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो अब हम कुछ फलों के फवायद के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और ऐसा एक फल आजकल मार्केट में काफी दिखाई दे रहा है। अब से कुछ दिन पहले तक फाल से दिखाई दे, ये देखो, ये लोग मुझसे चलते हैं, ठीक है, मैंने अभी नाम नहीं लिया, पहले से लिख के दिखा दिया, जामुन। जामुन नाम है जी, सारा मेरे सस्पेंस का वो कर दिया। ओहो, बड़ा मजेदार ये फल होता है जी, और ये आपको बहुत से फवायद देता है। इसकी शक्ल देखे खूबसूरत भी होता है, उसका जो जामुनी कलर होता है ना, वो आपके कभी कभी हाथों में भी रह जाता है और जी आपके दांतों पे भी रह जाता है। तो फोड़े फुंसियों से महफूज रखता है, जिगर और दूसरे जो अमराज है उनसे महफूज रखता है। ज़ियाबतीज़ यानी शुगर के मरीजों के लिए फल मुफीद है। फौलाद पाया जाता है, खून की कमी के लिए बहुत मुफीद है, और इसके पत्ते भी कारआमद साबित होते हैं। तो मैंने ही सब बता दिया, तो अब मजीद क्या रह गया? मजीद फिर हकीम शाह नज़ीर साहब का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही शुक्रिया अदा करते हैं और उनको भेज देते हैं इसे, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान हमारे साथ विराजमान है यहाँ पर, सदफ अब्दुल जब्बार। तो ये है कि आप जाएं, क्या कर रहे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत? अल्लाह का मौसम शुक्र। कैसे है? बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, क्लाउडी है, बता दिया, बादल हो रहे हैं और हल्की बूंदाबांदी चल रही है। तूफान तो टल गया ना, टल गया। अच्छा चले, आप आ ही गए हैं तो अब जरा जामुन का भी बता दिया, जामुन का तो मैंने सारा बता दिया। सारा इतने सारे लवाज़मात दिए तो मुझे नहीं मालूम ना। जो जामुन के बारे में अभी सदफ ने जो बताया, बहुत अच्छा बताया। और देखें, ये मुंह के जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये उसको भी खत्म करती है। फायर कहने वाला था। जी हाँ, और इसके अलावा ये हाजमेदार होता है, इसमें फाइबर होता है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, हाजमे को भी बेहतर करती है, सिर्फ इंसुलिन को बेहतर करती है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा, चाहे वो मर्दों या खवातीन हो, उनकी गर्दन काली हो रही होती है। अच्छा। हाँ, ये उसको भी ठीक करती है। जिससे उसमें ये है कि सिर्फ खाने से, आप 10 दाने सुबह 10 दाने शाम को जामुन खाएं। आप देखें, 1 महीना करें आप इसका इस्तेमाल, आप देखें, क्योंकि ये आता तो महदूद वक्त के लिए, करते हैं आप बेसिकली, ये कलर को फेयर करता है। लेकिन ये प्रिसाइसली गर्दन के पीछे कैसे काम पाया जाता है? इसमें कैल्शियम भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें आयरन भी है। हीमोग्लोबिन के लिए, जिसको खून की कमी हो, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बताएं, गर्दन काली क्यों होती है? गर्दन काली इसलिए होती है कि उसमें सिर्फ इंसुलिन जिन लोगों का डिसबैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उनकी गर्दन काली हो रही होती है। अच्छा। जी हाँ, तो इसलिए आप इसके 10 दाने सुबह 10 दाने शाम खाएं। आप देखें, 1 महीना करके देखें, आपको पता चल जाएगा। वाह वाह, जबरदस्त। ठीक है। दूसरा ये है कि हाथ पांव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो रहा होता है, ठीक है, ये ज्यादातर शुगर के पेशेंट्स के साथ भी होता है और आम नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। उस सूरत में भी आप जामुन का इस्तेमाल करें। आपका ये मुंह का खुश्क होना और हाथ पांव का जलना, ये दोनों को दूर करती है। अगर डेली खा रहे हैं, देखें, 5 से 10 दाने सुबह खा लें, 5 से 10 दाने शाम को खा लें, कोई नुकसान नहीं है इसका। ये फ्रूट है, ग़िज़ा है, ये कोई दवा नहीं है। ये तो इसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिमाग के लिए भी बेहतर है, आंखों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो इसमें ये समझो एक मिनरल्स का खजाना है आपके पास। आप लोग इसकी कदर नहीं करते हैं, आप इसकी कदर करें, आप इसे खाएं। सबसे बेस्ट आपने बताया कि जो मुंह के इन्फेक्शन होते हैं, ये उसको भी दूर करती है और एंटी कैंसर भी है। ये कैंसर होने भी नहीं देता ये। तो इसके और भी बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं इसके। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं, उसे आप जारी रखें। अगर इंसुलिन लगा रहे हैं, आप इंसुलिन जारी रखें। अपनी दवाओं में याद रखिएगा, खुद से कोई रद्दोबदल ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा। और इसके साथ हकीम साहब, ये सब क्या है? एक छोटा सा नुस्खा मैं बना कर दिखा रहा हूँ। इसमें हमने, ये जामुन से ही बनेगा। ये देखें, ये सूखे जामुन है। इन्हें हमने सुखाया कैसे, या मिल जाते हैं? ये मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। ये सूखे जामुन है ये, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने सूखे जामुन। ये कड़वे जौ कहलाते हैं, इंदर जौ तलख। ये भी मैं बाहर निकाल के दिखा दूं। कड़वे जौ, ये भी पंसारी के पास से मिलते हैं। इसे इंदर जौ तलख भी कहते हैं। ये भी हमने लिया 50 ग्राम इसका पाउडर लिया। ठीक है। और ये है गुड़ मार बूटी। ये देखें, बिल्कुल पत्ते हरे हरे हैं, गुड़ मार बूटी। और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। इन तमाम को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। तीनों चीजें बराबर वजन, 50 ग्राम ले। हाँ,
और इसे तमाम लोग इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको भी शुगर है। ये 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, खाली पेट। अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। और अपने शुगर की दवाएं जारी है, इससे शुगर आपका कंट्रोल होगा। इसमें यह है कि फास्टिंग भी आपकी कंट्रोल होगी, रैंडम भी कंट्रोल होगा, और 3 महीने के बाद जब HbA1c करवाएंगे ये भी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा। और इसकी वजह से जैसे हाथ पांव जल रहे होते हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है, ये तमाम चीजें इससे क्योर हो जाएंगी। और इसे कितने अरसे तक खा सकते हैं? इसे 2-3 महीने इस्तेमाल करें डेली? हाँ जी बिल्कुल, सुबह और शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, इसका एहतियात हुआ है। इसकी दवाएं होती हैं, इसको खाएंगे, इसको मैनेज किया जा सकता है, मैनेज कर सकते हैं आप इसे। अभी तक शुगर को खत्म नहीं किया जा सकता। चले जी। तो ये आपके मुंह का खुश्क होना, हाथ पांव की जलन और हाथ पांव का सुन होना, ये उसको भी ठीक करेगी और शुगर को भी कंट्रोल करेगी। समझ लें जी। तो रेट चेक करें जी और उसके बाद खाएं। डेमार 4.5 डिपेंडिंग 10 के आप 15 दाने खाएं, लेकिन रेट अगर अफोर्डेबल ना हो तो फिर थोड़े कम खाएं, लेकिन खाएं जरूर। ये आजकल 200 रुपए किलो। बस हम हकीम साहब हमें भिजवा रहे हैं ना? मैं बिल्कुल भिजवा दूं। चलें, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। और इतनी जबरदस्त आपने हमें नुस्खा बताया इसको जी। सदफ आपका भी शुक्रिया, इसाक साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये आप इस्तेमाल करें, और सबसे बेस्ट तो ये है जी कि जो फल है उसे एज इट इज खाएं। तो जामुन खाएं, सेहत बनाएं और बीमारियों से दूर रहें। तो और ब्रेक ले लें। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मॉडल से जो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। सो आप ये देखें कि अगर आप डॉक्टर हैं किसी और पेशे में तो आप मॉडल बन सकते हैं। सो आप बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग में कदम रख तो दिया, साथ ही उन्होंने अपने सर पर मिस पाकिस्तान का ताज भी सजा लिया है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। इस वक्त हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर कपूर की चंचला कराची के निजी अस्पताल में खदमात भी अंजाम दे रही हैं और उन्हें 31 मई को मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का ताज पहनाया गया। इससे हम पूछेंगे उनसे कि व्हाट इज मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल। डॉक्टर कपूर की चंचला ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते जो दीगर हसीनाएं हैं उन पर अपनी खूबसूरती की धाक बिठाकर ये टाइटल जीत लिया है। तो आज हमने उन्हें स्टूडियोज में दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप उन्हें देख भी सकते, उनकी खूबसूरत तस्वीर भी हम देख रहे हैं। और जब आप देखेंगे तो आप जो उनके सर पे टियारा, ताज, व्हाटएवर वी कॉल इट, इतना खूबसूरत है कि मैं उसे देखते मेस्मराइज्ड हो गई। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपूर की चंचला। हेलो, वेलकम टू बाखबर सवेरा। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। Thank you so much for being with us. Thank you. तो ये बताएं कि Really, मतलब I can see someone like Miss Universe or sort of thing. No, I'm not Miss Universe. It's different from Miss Universe. Obviously. It's a different title. Yes. I am Miss Pakistan Universe. What is Miss Pakistan Universal? मतलब universal क्या है इसमें? अच्छा, basically it comes under Miss Pakistan World. So the president of Miss Pakistan World is Sonia Ahmed. जी जी। She वैसे पेजेंट्स कराते हैं। जी, जो कराची में ही हमारे या पाकिस्तान में पेजेंट्स कराती है since 2002. पहले वो कनाडा में करवाती थी, बट 2020 में वो पाकिस्तान में इस पेजेंट्स को लेके आई। तो who inspired you to do that? डॉक्टर शफक अख्तर, ऑफ कोर्स। सदफ, मैंने आपसे कहा नहीं था जब डॉक्टर शफक हमारे साथ आई थी वीडियो लिंक पे, मैंने आपसे कहा था यू शुड आल्सो ट्राई फॉर दैट। तो ये बताएं कितनी हसीनाओं में मुकाबला था और व्हाट लाइक आपने क्या ऐसा डिफरेंट पाया उन्होंने जिसकी वजह से ये ताज आपके सर पर आया? देखें, फॉर्म्स तो बहुत सारे थाउजेंड्स में जाते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर जा रहे हैं। इट्स इंटरनेशनल पेजेंट बेसिकली। इसमें सारी पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड में भी सेटल्ड है वो भी उन्होंने भी अप्लाई किया था। इवन आई नो मॉडल्स ने भी किया था, आई नो फ्यू ऑफ देम। उसके अलावा दूसरे शोबे के लोगों ने भी अप्लाई किया था। डेफिनेटली ब्यूटी मैटर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट what matters the most is your confidence. If a girl is confident enough to speak and to represent your country internationally, वो उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? आपने कहा ब्यूटी मैटर्स, कॉन्फिडेंस मैटर, पर्सनालिटी मैटर्स, और क्या क्या, जहानत, और क्या क्या चीजें? डेफिनेटली दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। योर टैलेंट मीन्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक कुछ और आता है हटके इसके अलावा, ब्यूटी, confidence, good communication skills, of course, and patriotism, whether you patriotism as well. Yes, okay. Of course. You should be patriotic enough to represent your country in front of the whole world. Know who is patriotic enough and who is not?
I mean, they take It virtual reflects interview your basically by talking. You will know with the passage of time because it's not a one-day के pageant. लिए कितना जज्बा है काम करने का, इस सेंस में? हाँ, मतलब आप किसी से जब बात करते हैं आपको एक आइडिया हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year. Because I applied last year and it's like स्टेज बाय स्टेज virtual interviews, बात कर रहे हैं, सब चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बता दीजिए। कितने फेजेस में होता है? लाइक एक इवेंट होता है, एक दिन का इवेंट होता है? नहीं। जो आपने 31 तारीख की बात की वो था बेसिकली ग्रैंड फिनाले। हाँ, ठीक है। उस दिन हमारी क्राउनिंग हुई, वो उस दिन का, लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था। यस, आई अप्लाइड लास्ट ईयर इन मई और जून। अच्छा, हम बाकी डिटेल्स भी सदफ आपसे हासिल करेंगे आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि अब वो फाइनली सोच रही हैं, मुझे लग रहा है कि she'll apply for that। बिल्कुल आप कर सकती है। अब जरा मुझे ये बता दें कि ये जाहिर है कि इस तरह के पेजेंट्स में कैट वॉक वगैरह इस तरह की चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट थी? देखिए, यहाँ नहीं, आपको आना चाहिए, वो हमें सिखाते भी है। अच्छा। जैसे मुझे इतना नहीं आता था, डेफिनेटली आई एम अ डॉक्टर, तो उन्होंने हमें, डॉक्टर शफक अख्तर ही ट्रेनर है, उन्होंने हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर वो बहुत सारे इंटरनेशनल पेजेंट्स में गई है, इसलिए वो हमें ट्रेनिंग भी उन्होंने दी। ओके, तो कितना वक्त लगा आपको ये सीखते हुए और सारा कुछ मतलब अपने आप को उसमें ढालते हुए? जल्दी पिक कर लिया था। अच्छा, थोड़ा बहुत शौक पहले से था, बाकी जब उन्होंने बताया कि इस तरीके से करो, ये पोजेस है, लाइक आई पोज 2 o'clock 6 o'clock। अच्छा, इसके लिए आई हर्ड कि बड़ी मेहनत ये भी करनी पड़ती है कि आपको अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़ी सख्त डाइट करनी पड़ती है, और फिर जब दिल भी चाह रहा हो ना पिज्ज़ा खाने का तो वो आपको अलाउ नहीं करते। ऐसे ही है? देखिए, ज़रूरी नहीं है, अगर आप एहतियात से खाएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं खाती, डेफिनेटली मैं भी खाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि ट्वाइस इन अ मंथ ये मॉनिटर हो रहा होता है बकायदा कि आप कितना पोर्शन खा रही हैं क्या? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा 1 या 2 किलो भी बढ़े तो मैं उसको बैक टू नॉर्मल कर दूँ। अच्छा, एक और चीज भी कि आप व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आई मीन, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक ही ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल जीतने के बाद आप चुप होकर बैठ जाएंगी। आई एम श्योर कि यू विल ट्राई फर्दर। यस, आई एम गोइंग फॉर द इंटरनेशनल पेजेंट नेक्स्ट मंथ। वो कौन सा है? मिस वर्ल्ड टूरिज्म श्रीलंका में। और वहाँ पर 40 कंट्रीज compete करेंगी, तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था इस पे? डॉक्टर बन गई, साथ साथ ये स्पेशलाइज किस चीज में कर रही है वैसे? हाँ, स्पेशलाइजेशन न्यूरो सर्जरी में करनी है। ओहो, करनी है, जबरदस्त। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था इस पे? डेफिनेटली खुश हुए थे। खुश हुए थे शुरू में, लाइक जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फादर तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन हाँ उनको था कि क्या कर रही हो, मॉडलिंग है। मैंने कहा नहीं, ये मॉडलिंग नहीं है, बिकॉज मिसकंसेप्शंस बहुत है हमारे यहाँ इस। देखिए, लोग ओलंपिक में जाते हैं, लोग क्रिकेट में जाते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम भी तो अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एग्जैक्टली, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री ग्लोबली, कि हमारे पास जो भी हम, अगर मैं टूरिज्म में जा रही हूँ जैसे नेक्स्ट मंथ, तो डेफिनेटली मैं टूरिज्म के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगी, हर चीज़ बताऊंगी। यूजुअली हम देखते हैं जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ऐसे टाइटल्स जो जीतती हैं, दे ऑप्ट फॉर लाइक ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। तो आपका कोई ऐसा है, इंटेंशन है? देखिए, इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो आई विल थिंक अबाउट इट, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटूंगी। मतलब जो मेरा टारगेट है कि टू परस्यू दैट करियर, क्योंकि देखिए मैं इस फील्ड में आई हूँ और मुझे ये टाइटल मिला है, तो डेफिनेटली एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, दैट्स व्हाई दे गिव मी दिस टाइटल। अच्छा, वैसे आई एम श्योर कि अब सदफ, अब आपने नहीं पीछे हटना, अब आपने हासिल करना है। वैसे आपको लगता है ना सदफ जीत जाएंगे? प्लीज सदफ, ये शफक के ज़माने चाहते हैं कि मैं अपनी सीट छोड़ दूं? नहीं भाई, सीट पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं ना, शी इज अ डॉक्टर एज वेल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। सीट छोड़ना। अच्छा, जब तक मैं दोनों सीटों को मैनेज कर लूंगा, जब तक आप कंप्यूटर एक सीट पे टांग रख के बैठ जाऊंगा और आराम से आई विल डू द शो, जब तक आप कंप्लीट करके इरादे चेक करें। थैंक यू सो मच, आई एम सपोर्टिंग यू, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह, जाहिर है आपके मुल्क में टैलेंट है, तो भाई वो अप्रिशिएट भी हो रहा है, तो इस चीज़ को सराहना चाहिए। आप हमारे शो में आई, हमारे शो की आपने रौनक बढ़ाई, और आई एम स्टिल लाइक कितना खूबसूरत सर पे उताज लग रहा है। हम पहले इनको भेज देंगे ताकि इनका क्राउन बच जाए। तो अब इजाजत चाहते हैं जी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, और तूफान से महफूज रहिए, घरों से मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इनकी होगी ना? यस।